हेलो क्लास, मैं राकेश कुमार दुबे। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसके पार्ट क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्किंग ऑफ ए डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरेटर जो होता है उसकी भी कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे एक मनुष्य के जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये डीसी मशीन या डीसी जनरेटर या जनरेटर कहें, उसके लिए भी कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा कंडक्टर और तीसरा यांत्रिक शक्ति। इसके अलावा अन्य भाग भी होते हैं, लेकिन ये तीन मौलिक आवश्यकताएं के रूप में हम देखते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये मौलिक आवश्यकताओं को हम कहाँ पे देखते हैं, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हमारा चालक है, और ये हमारा यांत्रिक शक्ति है, अब अगर हम जनरेटर है, ये साधारण जनरेटर है, हम यांत्रिक शक्ति के माध्यम से इस चालक को घुमाते हैं तो ये चालक 0 से 180 अंश का एंगल पर घूमने के बाद अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरह से इसके द्वारा प्राप्त आउटपुट भी एक प्रत्यावर्ती प्रकृति का होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार जो ईएमएफ पैदा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अल्टरनेटिंग होती है। ओके क्लास, हमको ये देखना होता है कि अल्टरनेटिंग स्वभाव का जो ईएमएफ पैदा होता है उसकी दिशा क्या होती है। तो इसके लिए हमको राइट हैंड रूल को देखना पड़ता है कि राइट हैंड रूल के अनुसार, जैसे इस फिगर में हम देखेंगे कि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार सुव्यवस्थित करें कि अंगुलियां परस्पर आपस में 90 अंश के एंगल पर स्थापित हों, जिसमें अंगूठा बल की दिशा में हो, हमारी तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, तो हमारी जो मध्यमा अर्थात मिडिल फिंगर जो होती है वो करंट की दिशा को दर्शाती है। अब इस नियम के अनुसार हम ये आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाए हैं, ये बीच में चालक जिसका हम लूप बनाते हैं ए, बी, सी और डी, ये इसके दो भाग हैं, ए बी भाग और सी डी भाग। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये आपका राइट हैंड रूल के अनुसार अगर चुंबकीय क्षेत्र आपका सामने को तो चुंबकीय क्षेत्र सामने को और बल ऊपर की तरफ तो इस चालक की घूमने की दिशा क्लॉकवाइज। ओके, तो करंट की दिशा किधर होगी, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार उत्पन्न ईएमएफ की दिशा हम याद करने के लिए राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। तो उसमें करंट की दिशा हमारी मिडिल फिंगर बताती है, जो सीधे ही नीचे की तरफ यानी इधर को होगी। इस तरह से हम इसको दूसरे भाव में भी समझ सकते हैं कि हम दो लोग हों, यहां पे दो लोग, एक के पास एन क्षेत्र हो, दूसरे के पास एस क्षेत्र हो, तो हमको मालूम है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वह एन क्षेत्र से एस क्षेत्र की तरफ जाती हैं। अगर बल एन क्षेत्र की तरफ लगा हो चाहे एस क्षेत्र की तरफ, वह उसकी दिशा किधर है ये भी मालूम होगा, उसकी दिशा ऊपर की तरफ बल हो गया, ये फ्लक्स की दिशा हो गई। तो हमारा जो करंट होगा, करंट ऐसे अगर इसको देखें, ये
1, ये 2, ये पहला जो है दूसरे की तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र करके और ऊपर की तरफ बल है इसके ऊपर, तो करंट की दिशा जो हमारी मिडिल फिंगर है वो लेफ्ट साइड की ओर दिखाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि राइट हैंड रूल के अनुसार करंट की दिशा मालूम होती है और यह करंट इस चालक में ऐसे चलती है जो चल करके आउटपुट टर्मिनल लीड पर पहुंचती है। अब आउटपुट के आधार पर जो जनरेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर के लिए हम लोग स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्लिप रिंग का। और डीसी जनरेटर के लिए स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं। तो आइए आउटपुट के आधार पर देखते हैं कि डीसी जनरेटर किस प्रकार कार्य करता है। क्लास आउटपुट के आधार पर स्लिप रिंग विधि, जो स्लिप रिंग विधि है उसमें हम ये देखते हैं कि जो स्लिप रिंग होती है यह एक तांबे या कॉपर का गोल छल्ला होता है जिसको यह कंडक्टर के बाहरी लूप पर इस प्रकार जो है कनेक्ट कर दिया जाता है, जो मशीन में शाफ्ट के माध्यम से इंसुलेटेड होकर लगा होता है। यहाँ पे दो लूप हैं तो हम दो जो है स्लिप रिंग अवस्थित करेंगे। स्लिप रिंग के ऊपर कार्बन रूस होगा, कार्बन रूस के माध्यम से ये कार्बन रूस स्लिप रिंग पर रगड़ करता है और स्लिप रिंग जो इसमें करंट होती है वह ब्रूस के माध्यम से बाहर को आती है, जिस पे वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर तो उत्पन्न ईएमएफ का मान दर्शाएगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो ईएमएफ होगी उसकी दिशा किधर को है ये बताता है। ओके, तो हम जब स्लिप रिंग को लगाते हैं तो होता क्या है कि जब ये कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो ये कंडक्टर, चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर जब अपनी दिशा चेंज करता है तो उससे प्रत्यावर्ती ईएमएफ पैदा होता है और प्रत्यावर्ती ईएमएफ सीधे आउटपुट की तरफ जाता है और स्लिप रिंग के माध्यम से हमको बाहर मिलता है, जिसको हम वोल्ट मीटर के द्वारा नाप लेते हैं कि उसका मान कितना होता है। तो इस प्रकार से इस जनरेटर में स्लिप रिंग के द्वारा जो लगा होगा उसका आउटपुट एसी प्राप्त होता है, अल्टरनेटिंग प्राप्त होता है। दूसरी विधि जो स्प्लिट रिंग विधि है, स्प्लिट रिंग विधि में ये होता है कि इस चालक के आउटपुट लूप पर यहाँ पे स्प्लिट रिंग, हम आपको बताएं कि जो स्प्लिट रिंग होती है वह हाइड्रान कॉपर, स्प्लिट रिंग जो होती है हाइड्रान कॉपर का अर्धखंड भाग होता है। इस अर्धखंड भाग को एबी लूप के साथ एक अर्धखंड भाग और दूसरा अर्धखंड भाग को सीडी लूप के साथ इस प्रकार जोड़ देते हैं। ये हमारा कंडक्टर का आउटपुट टर्मिनल है, ये स्प्लिट रिंग जो है इसके साथ हमने जोड़ा। अब यहाँ इसके ऊपर कार्बन को अवस्थित करते हैं और इस यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त होगा उसको हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। अब देखना ये है कि ये जो स्प्लिट रिंग विधि है इससे जो आउटपुट प्राप्त होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आइए देखते हैं। ये एन और एस क्षेत्र, एन से एस क्षेत्र की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, हमको मालूम है। अब इसको हम हैंडलिंग करते हैं, यानी कि ये जो चालक है या आर्मेचर बोले, इसको इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो ये देखेंगे कि हमारा जो चालक है चुंबकीय क्षेत्र में जब घूम रहा है तो चुंबकीय बल रेखाओं से टकरा रहा है, जिससे चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, जिससे उस चालक में जो ईएमएफ पैदा होगा उसकी दिशा राइट हैंड रूल से हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन इस स्प्लिट रिंग विधि में क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वह एक दिशीय रहता है। इसको ध्यान देंगे कि जब हम इस चालक को इस हैंडल के द्वारा घुमाते हैं तो राइट हैंड रूल के हिसाब से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से हम ये समझेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखा है, फिगर में तो आपको ऐसे दिखा है, लेकिन चुंबकीय बल रेखा बाहर की तरफ है और हमारा जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, बल ऊपर की तरफ है।
तो जो करंट की दिशा है आपको हमने बताया कि इधर को है, लेकिन जब 180 अंश पर हमारा जब ए बी भाग नीचे आता है नीचे की तरफ और डीसी भाग ऊपर चला जाता है, तो इस अवस्था में भी इस डीसी भाग में ऊपर और एसी ए बी भाग नीचे, इस अवस्था में भी करंट की दिशा बदलती नहीं है, करंट की दिशा नहीं बदलती है। इसलिए यह एक दिशा करंट हो जाती है जिसका आउटपुट इस स्प्लिट रिंग के द्वारा आउटपुट बाहर निकलता है, जो ऐसे होकर के अपनी सर्किट को पूरा करता है। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर करंट की दिशा को दर्शा देता है। इस तरह से हमको डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग लगाने से जो आउटपुट प्राप्त होता है स्प्लिट रिंग के कारण एक दिशीय ही रहता है। अगर यहाँ पे स्लिप रिंग लगाते तो वह जो है प्रत्यावर्ती आउटपुट करता, और स्प्लिट रिंग लगा रहे हैं, स्प्लिट रिंग के द्वारा हमारे चालक की दिशा तो बदल रही है, लेकिन स्प्लिट रिंग के कारण उस यहाँ पर ये चालक की दिशा भले बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो करंट की दिशा है वह वही रहती है, जिससे हमको स्प्लिट रिंग के द्वारा जो आउटपुट प्राप्त होता है वह कैसा होता है, डीसी डायरेक्ट होता है। अब ये जो डायरेक्ट आउटपुट है ये एक डीसी है, डीसी करंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है उसके आर्मेचर में ईएमएफ जो पैदा होता है वह एसी होता है, पर वह स्प्लिट रिंग के पर जाने के बाद उसकी प्रकृति डीसी हो जाती है, एक दिशी हो जाती है। व्यापारिक स्तर पर जब हम डीसी जनरेटरों का प्रयोग करते हैं तो स्प्लिट रिंग अर्थात एक अर्धखंड होता है, इसके स्थान पर कई अर्धखंडों का हम प्रयोग करते हैं और ये चालक ऐसे इस पे जुड़े होते हैं, और इन अर्धखंडों को अवरक के द्वारा हम इसको इंसुलेटेड रखते हैं। एक दूसरा अर्धखंड एक दूसरे से अलग रहता है जिसके बीच में अवरक भरा जाता है, और यह इसका नाम भी चेंज हो जाता है। स्प्लिट रिंग के जगह पे यह कम्यूटेटर, क्या कहलाने लगता है, कम्यूटेटर। और यह व्यापारिक स्तर पर या जनरेटर में कहेंगे कि सिंगल खंड, ये सिंगल लूप है, स्प्लिट रिंग का प्रयोग किए थे, लेकिन व्यापारिक स्तर पर हम कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। कम्यूटेटर भी आर्मेचर में उत्पन्न एसी ईएमएफ यानी एसी प्रकृति का जो ईएमएफ होता है उसको आउटपुट में डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन के साथ। आज का आपको एक क्वेश्चन कमेंट में लिखना है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की प्रकृति कैसी होती है तथा उसका फ्रीक्वेंसी का मान होता है, शून्य होता है या फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, धन्यवाद।